नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 37 है, जो कि बेस्ड है अटॉर्नी जनरल एंड कैग पर। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें। इंडियन पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कहा जाता है, और अगर आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को 3 से 4 बार देखते हैं तो मेरी आप सभी से गारंटी है कि आप एग्जाम में आए हुए इंडियन पॉलिटी को 100% सॉल्व कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चौधरी चरण सिंह, डी इंदिरा गांधी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 2. Given below are two statement assertion. The executive power of the state are exercised to ensure the compliance of the law of the parliament and the law applied in the state. Reason: the government of India can give necessary direction to the state by using the executive power. Select the correct answer from the code given below. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। दावा: राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संसद के कानून और राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। कारण: भारत सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करके राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। तो नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो बताइए इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कम से कम 1 से 2 बार जरूर रीड किया कीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, तो बताइए इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, जो दावा कह रहा है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संसद के कानून और राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या बता रहा है कि भारत सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करके राज्यों को आवश्यक निर्देश दिशा दे सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो दावा है और जो उसका कारण, ये दोनों एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रीड जरूर किया कीजिए, सो दैट कि आपको असर्शन और रीजन दोनों आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जल्दीबाजी ना किया कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर? कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह कौन देता है? आपके ऑप्शन हैं ए अटॉर्नी जनरल, बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी चेयरमैन लॉ कमीशन, डी नन ऑफ द एबव। तो बताइए कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह सलाह कौन देता है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल नंबर 76। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्रीजर ऑफ द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक अपना पद धारण करता है? आपके ऑप्शन हैं ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यही जो होता है, ये अपने ऑफिस क्या है, प्रीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए बाय द पार्लियामेंट, बी बाय द प्रेसिडेंट, सी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, डी बाय द चीफ जस्टिस, ई बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे सरकार का पहला कानूनी अधिकारी माना जाता है? भारत सरकार का। तो आपके ऑप्शन हैं ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी सॉलिसिटर जनरल, सी अटॉर्नी जनरल, डी एडवोकेट जनरल। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो अटॉर्नी जनरल ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? भारत में प्रथम कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन से ए चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी लॉ सेक्रेटरी। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर टू? भारत का अटॉर्नी जनरल किसके कानूनी सलाहकार हैं? आपके ऑप्शन हैं ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी लोकसभा, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज? भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो नवे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग्स द फॉलोइंग शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी? निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? आपके ऑप्शन हैं ए एडवोकेट जनरल, बी अटॉर्नी जनरल, सी एडिशनल एडवोकेट जनरल, डी नन ऑफ द अबव। दसवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statement about the Attorney General of India. First, he is appointed by the President of India. Second, he must have the same qualification as are required for a judge of the Supreme Court. Third, he must be a member of either House of Parliament. Four, he can be removed by impeachment by Parliament. Which of these statements are correct? भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, उनके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। तीसरा, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा, संसद द्वारा महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है अटॉर्नी जनरल का, वो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो नीचे के दोनों स्टेटमेंट हैं कि उसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए और उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है, ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरीके से ऑप्शन ए देखिए 1 एंड 2। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 एंड 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, consider following statement in the context of Attorney General of India. First, the President shall appoint a person who is qualified as to be appointed a judge of Supreme Court. दूसरा, the Attorney General shall receive such remuneration as the Parliament may determine. Select the correct answer using the code given below. भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो। दूसरा, अटॉर्नी जनरल को उतना पारिश्रमिक प्राप्त होगा जितना संसद निर्धारित करेगी। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है कि द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव द सच रिम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करता है उसके रिम्यूनरेशन को। ठीक है,
और जो उसका रिम्यूनरेशन होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है। तो इस तरीके से ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर? संसद के किसी भी सदन में सदस्य बने बिना कौन भाग ले सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डी चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये बात आप याद रखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट तो ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं करते हैं, तो ये बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, which officer of the government of India has the right to take part in the proceeding of Parliament of India even though he is not a member? भारत सरकार के किस अधिकारी को सदस्य न होते हुए भी भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? आपके ऑप्शन है ए वाइस प्रेसिडेंट, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, डी इलेक्शन कमिश्नर, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे 14वें क्वेश्चन का कि आंसर क्या होगा। वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, बट स्टिल आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ राइट टू स्पीक and otherwise take part in the proceeding of the either house of parliament and to be a member of any parliamentary committee but is not entitled to vote? निम्नलिखित में से किसे संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने और किसी संसदीय समिति का सदस्य बनने का अधिकार है लेकिन वोट देने का हकदार नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सी द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, डी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए वाइस प्रेसिडेंट, बी सॉलिसिटर जनरल, सी चीफ जस्टिस, डी अटॉर्नी जनरल। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, एज अ नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए वाइस प्रेसिडेंट, बी चीफ जस्टिस, सी अटॉर्नी जनरल, डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? आपके ऑप्शन हैं ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, consider following statement, attorney general of India can first take part in the proceeding of the Lok Sabha, second be a member of a committee of the Lok Sabha, third speak in the Lok Sabha, four vote in the Lok Sabha. Which of the statement given is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के अटॉर्नी जनरल पहला लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, दूसरा लोकसभा की एक समिति का सदस्य बन सकते हैं, तीसरा लोकसभा में बोल सकते हैं, चौथा लोकसभा में वोट कर सकते हैं। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि इन चारों के चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। वो किसी कमेटी के सदस्य भी बन सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, और वो लोकसभा में बोल भी सकते हैं लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो सही होगा, चौथा गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं ए गवर्नमेंट एडवोकेट, बी द लीगल ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट, सी लीगल एडवाइजर, डी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं? बताइए 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो एक लीगल एडवाइजर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लीगल एडवाइजर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, भारत का सॉलिसिटर जनरल है ए एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बी अ लीगल एडवाइजर, सी एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, डी अ लॉ ऑफिसर फॉर गिविंग एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वो एक लीगल एडवाइजर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, हु एडवाइजेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? आपके ऑप्शन हैं ए अटॉर्नी जनरल, बी एडवोकेट जनरल, सी सॉलिसिटर जनरल, डी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? आपके ऑप्शन हैं ए द एडवोकेट जनरल, बी द अटॉर्नी जनरल, सी द सॉलिसिटर जनरल, डी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द एडवोकेट जनरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज, राज्य सरकार का आधिकारिक कानूनी सलाहकार है। आपके ऑप्शन हैं ए द चीफ जस्टिस, बी द अटॉर्नी जनरल, सी एडवोकेट जनरल, डी अ बेंच ऑफ हाई कोर्ट जजेस। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एडवोकेट जनरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो कौन अपॉइंट करता है कैग को? आपके आंसर क्या होंगे? प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को, और अपने फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट कि हम और भी क्वालिटी लेक्चर्स लेकर आए और आप सभी के लिए हेल्पफुल हो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो अपने फीडबैक को जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।